नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9th पोल साइंस की, क्लास 9th सिविक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9th एसएसटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो इस सीरीज में हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट को कवर करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, तो इसमें डेमोक्रेटिक राइट्स जो मेन कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएंगे। सेकंड, वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इस सीरीज में इंक्लूड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी सीट आपके एग्जाम में बुक ही होती है, रिजर्व होती है, यानी कि उन क्वेश्चंस को हर बार आपके एग्जाम में आना ही होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ चैप्टर वाइज, तो उसको भी हम इस सीरीज में इंक्लूड करते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपका चैप्टर जो है वो किस पर्पज से लिखा गया है, वो कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। हर चैप्टर में से कुछ 1 या 2 बनते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को मिला करके इस सीरीज में, यानी कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि सिर्फ क्वेश्चंस आप तक ना जाए, बल्कि हम कंसेप्ट को भी क्लियर करें, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं और आप लंबे टाइम तक उसको याद रख पाते हो। ओके, आज हम किस चैप्टर को लेकर के आए हैं? आज हम बात करेंगे आपके पोल साइंस सिविक्स के 5th चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स की। चैप्टर के अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत इजी चैप्टर आपका। जैसा आपने 8th क्लास में, आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि किसी भी देश को, टू रन एनी कंट्री और एनी इंस्टीट्यूशन, वी नीड सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन्हीं बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी संस्था, जैसे आपका स्कूल है, घर है, उसको चलाने के लिए हमें कुछ नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत होती है। उन नियम कायदे कानूनों को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। ठीक, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ हमें बेसिक राइट्स देता है। बेसिक राइट्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और कुछ होते हैं लीगल राइट्स जो इक्वालिटी के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सभी राइट्स को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही इसी टाइप के राइट्स हमें प्रोवाइड करती है। तो इसमें चैप्टर में बात क्या की गई, इस चैप्टर में डिस्कस किया गया कि ये राइट्स हमें क्यों चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डेमोक्रेटिक राइट्स। उसके बाद डिस्कस किया गया कि हमारे पास इंडिया की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, और उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया गया ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। तो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से और वो क्यों ज़रूरी है, उनमें क्या कुछ हमें मिला, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 1 मार्कर की, उसके बाद 3 मार्कर की, और एंड में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन को। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस एपिसोड की, इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1 मार्कर क्वेश्चन की। तो सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 मार्कर में वो है व्हाट आर राइट्स, यानी कि ये राइट्स होते क्या है, जिसकी बात इस पूरे चैप्टर में की गई। पूरे चैप्टर में हर दूसरी लाइन में यूज किया गया राइट्स राइट्स राइट्स। तो होते क्या है ये? राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय द लॉ। यानी कि राइट्स क्या है? ये हमारे रीजनेबल क्लेम होते हैं। हमारे राइट्स जो अधिकार हैं वो क्या है? रीजनेबल क्लेम है। ये सोसाइटी से भी अप्रूव्ड होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी अप्रूव्ड होते हैं। यानी कि हमें कौन देता है? समाज भी देता है, हमें हमारा संविधान, हमारा कानून भी देता है। और वो राइट्स, यानी कि वो क्लेम जो है उन्हें हम राइट्स कहेंगे, ठीक, अधिकार कहेंगे। यानी कि आप अपनी मर्जी से करोगे। यानी जो सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगर अप्रूव करता है, सबको एक इक्वल दे रहा है, तो उसे हम राइट कहेंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि इफ आर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वेयर कैन वी सीक द रेमेडी। मान लीजिए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सभी के पास है। अगर ये वायलेट किए जाते हैं, यानी कि हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है, कौन? आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो
इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि वी कैन सीक रेमेडी टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, कि हम वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। यानी कि अगर हमसे ये फंडामेंटल राइट्स छीनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं टू सीक रेमेडी। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रहेगा 1 मार्कर में, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाइज इन। क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन को देखिए कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन किया गया है, कि जहां पे जो छुआछूत है उसको खत्म किया गया है। ओके, उसकी समाप्ति की बात की गई है, उसके एंड की बात की गई है, उसके अबोलिशमेंट की बात की गई है, वो कहां पे है, किस पार्ट में, ये हमें बताना है। सो अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी लाइज इन द आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो मेंशन किया गया, क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें जो दिया गया है 1 मार्कर में, दैट इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, आसान से हालांकि, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इजी रहते हैं। तो इसमें है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कितने फंडामेंटल राइट्स देता है। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। हमें कितने राइट्स मिले हुए हैं? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे 6 हैं। ओके, उसके बाद 5th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार। व्हाट इज मीन्ट बाय बेगार? व्हाट डू यू मीन बाय बेगार? ये बेगार क्या होता है ये हमें बताना है। बेगार इज ए प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू प्रोवाइड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए नॉमिनल कॉस्ट। ओके, यानी कि बेगार क्या है? बेगार एक तरीके की परंपरा कह लीजिए, रिवाज कह लीजिए, जिसमें किसी से जबरदस्ती या तो फ्री में या फिर थोड़े से पैसे में काम करवाया जाता है, उसे बोलते हैं बेगार। इट वॉज वेरी कॉमन इन बिफोर द इंडिपेंडेंस, से पहले की बात करें तो काफ़ी कॉमन था। या अगर हम बात करें कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू, इट वाज वेरी कॉमन इन द बैकवर्ड एरियाज जो थे, रूरल एरियाज थे, तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें थी, वो बहुत कॉमन थी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें ये मेंशन किया गया है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ बेगार। ये बेगार है उसकी मनाही की गई है, भाई बेगार नहीं करवा सकते। ओके, अगर करवाते हैं तो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, कानून के खिलाफ होगा ये। इट इज़ ए पनिशेबल क्राइम टू फोर्स एनीवन टू डू द बेगार, कि अगर किसी को फोर्स किया जाता है तो ये पनिशेबल क्राइम है। ओके, तो बेगार क्या है? बेगार इज ए प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू प्रोवाइड सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और एट ए नॉमिनल चार्ज, कि या तो फ्री ऑफ चार्ज या फिर नाम के पैसे उसको दिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बेगार। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन देखिए। 6th वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स एज डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टैरिफ, trafficking, not the tariff, that is the, what is the meaning of the trafficking in human beings? trafficking बोल दीजिए या ट्रैफिक बोल दीजिए, ये क्या होता है? ट्रैफिक वर्ड तो आपने कुछ अलग तरीके से सुना होगा, तो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग क्या होता है? तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ट्रैफिक मीन्स द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एक राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया, दैट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, उसमें देयर इज ए प्रोविजन ऑन द ट्रैफिक, इसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। अब ये ट्रैफिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे इसे हमारे संविधान में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रैफिक हियर मीन्स द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यूजली, ज़्यादातर, मेनली किसका? वीमेन का, फॉर इमोरल पर्पज़ के लिए। कि आमतौर पे ये कॉमन होता था पहले, कि जैसे आपने सुना होगा कि दास प्रथा होती थी ना, इस तरीके से गुलाम बनाए जाते थे, लोगों को बेचा जाता था, अफ्रीका से फिर यूरोप में जाते थे, तो वो क्या था? दैट वाज द ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है कि नहीं, ये अब नहीं चलेगा। स्पेशली द सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली ऑफ वीमेन फॉर द इमोरल पर्पज़ के लिए उनको खरीदा या बेचा जाता था, तो उसके ऊपर भी रोक लगाता है। तो ये हो गया ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो 1 मार्कर हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सेक्युलर स्टेट? भाई ये सेक्युलर स्टेट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सेक्युलर स्टेट आपने काफ़ी बार ये टर्म सुनी होगी, सेक्युलरिज्म, इस टर्म को भी काफ़ी बार आपने सुना होगा। हमारी जो प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई है।
ओके, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, उसकी बात की गई। तो सेक्युलर का क्या मतलब होता है? इन ए सेक्युलर स्टेट नो रिलीजन कैन गेट एनी प्रिविलेज और फेवर एंड देर इज नो ऑफिशियल रीजन। कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन इंडिया देर इज नो ऑफिशियल रीजन, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है, एंड ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन एंड नॉट एट ऑल। सारे लोग फ्री है भाई, किसी धर्म को मानिए, आपकी मर्जी है, ना मानिए आपकी मर्जी है, ये गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। ओके, तो वो होता है सेक्युलर स्टेट। सो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट बिकॉज देर इज नो ऑफिशियल रीजन इन इंडिया। इंडिया में कोई सरकारी धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सारे रिलीजन इक्वल है। तो ये हो गया सेक्युलर, कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी की बुक में, तो इसकी बात की गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। सो इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करता है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, कहीं पे भी अगर ह्यूमन बींग्स के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो ये इंस्टीट्यूशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे खड़ा मिलता है। ओके, सो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 1 मार्कर में, दैट इज व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हमने बात की थी राइट्स की, यहाँ पे बात की जा रही है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते होंगे, यही होगा ना। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। सो सम राइट्स विच आर फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ आर गिवन ए स्पेशल स्टेटस। कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द बेस ऑफ आवर लाइफ, these are the basic need of our life. These rights are known as the fundamental rights. कि some rights are very important to our life, some rights are very important for our growth, some rights are very important for our development, some rights are very important for our overall development, and these rights are known as the fundamental rights. इनको हम fundamental rights बोलते हैं। ओके, मतलब स्पेशल वाले राइट्स है भाई ये। ओके, उसके बाद देखिए 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, व्हाट आर द रिट्स। ये रिट्स क्या होती है? ओके, इसको भी समझ लेते हैं कि अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द रिट्स। रिट्स क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट। कौन इश्यू करता है? इशूड बाय द कोर्ट। किसको इश्यू किया जाता है? इट इश्यूज बाय द कोर्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इश्यू किया जाता है। एंड जनरली इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट है, वही इसको इश्यू कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कई बार फटकार सुनती है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो वो ऑर्डर इश्यू करते हैं उसको, जो ऑर्डर इश्यू करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के लिए, उसको बोलते हैं रिट। ओके, सो रिट क्या है? इट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इश्यूड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दैट इज नोन एज द रिट्स। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया 1 मार्कर क्वेश्चन में, राइट टू वोट की बात की गई है। और इसमें हमसे पूछा गया कि भाई ये राइट टू वोट इज ऑफ विच ऑफ राइट, राइट टू वोट इज विच काइंड ऑफ राइट। भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। राइट टू वोट इज विच काइंड ऑफ राइट, यहाँ पे काइंड आना चाहिए, किस टाइप का राइट है ये हमें बताना है। सो इट इज़ ए पॉलिटिकल राइट। कैसा राइट है ये? इट इज़ ए पॉलिटिकल राइट है ये। ठीक, समझ में आ गया ना, पॉलिटिकल राइट है ये, लीगल राइट है ये। उसके बाद 12th क्वेश्चन दिया गया, 12th जो क्वेश्चन दिया गया, व्हेन इज द ह्यूमन डे ऑब्जर्व्ड। ह्यूमन डे की अगर ह्यूमन राइट्स डे, नॉट द ह्यूमन डे, व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड। ह्यूमन राइट्स डे हिंदी में कहें तो मानव अधिकार दिन होता है, मानव अधिकार दिवस होता है। इसको हम कब मनाते हैं, किस दिन होता है, ये हमें बताना है। तो इट इज़ ऑन 10th of December, 10th of December को होता है। सो व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of December एवरी ईयर। ओके, 10 दिसंबर को होता है ये। उस पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है ये हमें बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द right to equality? So there should be no discrimination. According to the right to equality, there should be no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, gender or the place of birth. This is known as the right to equality. When there is no discrimination on the ground of race, religion, caste, sex or place of birth, that is known as the right to equality. It means that all the people are equal before the law.
इसका मतलब होता है कि सारे लोग एक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी जेंडर का हो, कौन सी भी भाषा बोलते हो, ओके, चाहे वो कहीं का भी हो, सारे एक बराबर है, तो उसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। सो राइट टू इक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी, ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। ओके, ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद 14th जो क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में, व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन, RTE, ऐसे पूछा जाता है। RTE क्या, राइट टू एजुकेशन, ये तो है क्या ये एग्जैक्टली? अकॉर्डिंग टू RTE, गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि RTE क्या है, राइट टू एजुकेशन है, और इसमें है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस राइट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि जब तक वो 14 ईयर्स के नहीं होंगे तब तक सब बच्चों को फ्री और कंपल्सरी, फ्री भी देना है, कंपल्सरी भी देना है, एजुकेशन देनी है। किसको देनी है? गवर्नमेंट को देनी है। तो ये RTE इंश्योर करता है कि ये एक एक्ट आया है 2009 में, ये एक्ट आया था, 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये एक्ट ये कहता है कि ये गवर्नमेंट का काम होगा, पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ और ज़रूरी पढ़ाओ। ठीक, तो ये RTE है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया, व्हाट इज RTI? ये RTI क्या है? दिस इज ऑल्सो ए राइट, लीगल राइट है हमारा। अकॉर्डिंग टू RTI, इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। यानी कि एक्सेस हम कर सकते हैं, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। यानी कि RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन है, जानने का अधिकार है ये। ओके, 2005 में आ गया था ये, 2005 में आया था ये। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन ये कहता है कि वी कैन गेट द एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। ये हमें जानने का क्या है भाई, हमारी सरकार है, हमने चुनी है ना, तो हम गवर्नमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कि जैसे ये काम कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको दी जाएगी विद इन 30 डेज। तो वो RTI है। RTI इज़ एन एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन कैन बी अवेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस से हम अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे 15 1 मार्कर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की, और सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, दैट इज द राइट टू फ्रीडम is a cluster of several rights. Explain. Right to freedom is a cluster of several rights. Explain. क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, इसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, ये तो उनका गुच्छा है। मतलब क्या हुआ, समझाइए, ऐसा क्यों बोलते हैं? ओके, तो राइट टू फ्रीडम इंक्लूड सेवरल राइट्स, बहुत सारे राइट्स इसमें आ जाते हैं। एक्चुअली यही सही है। ठीक, अब हमें वो एग्जाम्पल देके बताना है कि अच्छा इसमें क्या क्या आता है, ऐसा बोलते हैं तो क्या क्या आता है, ये हमें बताना है। ओके, सो राइट टू फ्रीडम इज ए क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स बिकॉज इट इंक्लूड्स मेनी राइट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसमें इंक्लूड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं ना। हमें अगर कोई गलत लगता है तो वो चीज़ें हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए कि गवर्नमेंट है तो उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वी कैन क्रिटिसाइज़। जैसे जो मिनिस्टर्स हैं उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें हमें मर्यादा का, अपनी लैंग्वेज का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऑफिस है, जो भी चेयर पे बैठा होता है वो रिस्पेक्टेड होता है। ठीक, तो हमें वो अगर ध्यान में रख करके हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये पहली टाइप का फ्रीडम है जो राइट टू फ्रीडम के अंडर में हमें मिलती है। सेकंड है फ्रीडम टू असेंबल इन ए पीसफुल मैनर। सेकंड, इट ऑल्सो इंक्लूड दैट वी आर हैविंग द फ्रीडम टू असेंबल इन ए पीसफुल मैनर, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। हमारे पास आज़ादी है, कोई नहीं रोक सकता, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से बात की जा रही है। उसके बाद थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। वी आर ऑल्सो हैविंग दिस टाइप ऑफ फ्रीडम। हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम अपनी एसोसिएशन को, अपनी यूनियन को बना सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें। ओके, जो फोर्थ टाइप की फ्रीडम है राइट टू फ्रीडम के अंडर, दैट फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। हम देश में कहीं पर भी जा सकते हैं। वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ फ्रीडम टू, कहीं पर भी घूमना हो, आपको कोई वीज़ा नहीं लगाना, कहीं पे भी जाइए, फ्री हो आप। फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं।
वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ फ्रीडम. एंड राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड, एनी बिजनेस. इसके साथ साथ हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम किसी भी बिजनेस को अपना सकते हैं. कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई ये काम धंधा आप नहीं कर सकते, कीजिए, आपकी मर्जी है. तो इन्हीं के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम इज ए क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स, कि राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी फ्रीडम्स इंक्लूड होती है, इसलिए इसे हम क्लस्टर ऑफ राइट्स बोलते हैं. ठीक, तो ये आपको एग्जांपल देना है बस, और कुछ नहीं बताना. ठीक, समझ में आ गया ना कि राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नंबर 2, फ्रीडम ऑफ असेंबल इन ए पीसफुल मैनर. थर्ड, इट इंक्लूड्स freedom to form association and unions. Fourth, freedom to move freely throughout the country. Freedom reside in any part of the country. It also include the freedom to practice any profession, any occupation, any trade, any business. इसमें और भी ऐड किया जा सकता है, जैसे we are having the freedom to contest election. Contest election कि आप चुनाव लड़ सकते हो, आपके पास आज़ादी है, जब मर्जी चाहो. यू आर हैविंग द फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो. यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ फ्रीडम. यू आर हैविंग द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल, किसी भी धर्म को मानिए ना मानिए, ये भी आपको फ्रीडम है, इसी में भी आ जाता है. ओके, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं कि ये फ्रीडम का मतलब एक वर्ड नहीं है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है. काफ़ी टाइप की फ्रीडम हमारे पास है. चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार 5 मार्कर में भी पूछ लिए जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, तो उन्होंने जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, दैट इज ए फंडामेंटल राइट्स, इसको उन्होंने हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है. ऐसा क्यों कहा है? उसे आत्मा कहा है, उसे दिल कहा है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. ऐसा क्यों कहा है ये हमें बताना है. तो काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ए फंडामेंटल राइट. पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ए फंडामेंटल राइट एंड दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव. ये जो राइट है वो बाकी जो 500 राइट रह गए, 5 राइट्स रह गए ना, उनको इफेक्टिव बनाता है. कैसे बनाता है ये हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे. It is possible that sometimes our rights may be violated by the fellow citizens, private bodies or by the government. कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जो राइट्स हैं, 500 बाकी जो राइट्स रह गए, that can be violated, छीने जा सकते हैं हमसे, by our fellow citizens, by the private bodies, by the government too, कोई भी हमसे छीन सकता है. Okay, and when any of our right is violated, जब हम में से, उनमें से कोई भी राइट हमारा छीन लिया जाता है, we can seek remedy through courts. हम कोर्ट में जा सकते हैं. ओके, एंड इफ इट इज फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट. और अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है तो हम सीधा ही किस कोर्ट में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं. एंड दिस राइट इज मेंशन्ड इन दिस राइट इज मेंशन इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसमें मेंशन किया गया, यानी कि ये राइट ये कहता है कि भाई अगर आपके राइट्स छीने जा रहे हो तो क्या करोगे? कोर्ट में चले जाना, हम गारंटी देते हैं. इसीलिए दैट्स वाई डॉक्टर अम्बेडकर कोल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा कि भाई बाकी चीज़ हमने लिख दी, गारंटी कौन देगा? गारंटी ये देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गारंटी देता है कि इफ एनी राइट इज वायलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट, एनी फेलो सिटीजन्स, ओके, एनी प्राइवेट बॉडी, जस्ट मूव टू कोर्ट. और ये इंश्योर करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में, दैट इज व्हाट आर द न्यू राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका. लास्ट में एंड में चैप्टर में मेंशन किया गया है कि साउथ अफ्रीका का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ नए राइट्स दिए गए हैं. किस टाइप के राइट्स हैं? इसमें फर्स्ट है राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट दैट जैसे किसी का सेल फोन है दैट कैन नॉट बी सर्च, उनका हाउस सर्च नहीं किया जा सकता. देयर फोन सेल फोन्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, टेप नहीं किया जा सकता. तो ये राइट टू प्राइवेसी दिया गया जो कि अफ्रीका में दिया गया, एक नया राइट है. ऐसे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी वहाँ पर फंडामेंटल राइट है अफ्रीका में जो दिया गया कि क्लीन इन्वायरमेंट का राइट है वो लोगों के पास है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये राइट देना? गवर्नमेंट की है. नेक्स्ट है राइट टू हैव एडिकेट हाउसिंग, कि हर किसी को घर मिले, ये भी फंडामेंटल राइट है अफ्रीका में. एंड गवर्नमेंट हर किसी को घर दिलवाती है
कोशिश करती है। उसके बाद जो फोर्थ, कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं। फोर्थ है जैसे राइट टू हैव द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का राइट है, राइट टू हैव फूड, ओके, इस टाइप की, राइट टू हैव द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये राइट्स जो नए राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं किए, ये अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू हैव एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू हैव गुड क्वालिटी फूड, right to have the basic health facilities, right to have clean water. These are the new rights mentioned in the constitution of the South Africa. Okay, उसमें ये मेंशन किए गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइट्स गिवन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स मेंशन किए गए। ओके, तो इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, तो उसमें क्या क्या मेंशन किया गया। उसमें पहली चीज़ जो मेंशन है, प्रोविजन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स यूजुअली वीमेन फॉर इमोरल पर्पज, यानी कि इसके ऊपर बैन लगाया गया। देयर इज ए बैन ऑन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, यूजुअली जनरली मेनली वीमेन को इमोरल पर्पज के लिए। तो इसको रोक लगाई गई, यानी कि इसमें जो भी एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, शोषण होता है, तो एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है ये राइट, इसके ऊपर रोक लगाई है। सेकंड, प्रोहिबिशन ऑन फोर्स्ड लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म, कि किसी भी फॉर्म में किसी से बेगार नहीं करवाई जा सकती। बेगार की अभी हमने बात की ना, बेगार मीन्स फोर्सिंग एनी पर्सन टू डू एनी वर्क विदाउट एनी चार्ज या फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए नॉमिनल चार्ज, तो बेगार के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। और फोर्थ है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डू वर्क बिफोर द एज ऑफ द 14 ईयर्स, उनसे काम नहीं करवाए जा सकते। ओके, तो ये राइट्स है वो एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। तो इसमें क्या क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइट्स गिवन अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसमें प्रोविजन किया गया ऑन द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, देयर इज ए प्रोविजन ऑन फोर्स्ड लेबर और द बेगार, एंड देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। उन सभी की मनाही की गई, रोक लगाई गई। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपके लिए रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन की, जो कि बहुत कम बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से 5 मार्कर में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी जो आ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। हालांकि ये 3 मार्कर में ही मोस्टली पूछा गया 1 या 2 बार, लेकिन फिर भी 5 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, हमें इन राइट्स की ज़रूरत क्यों होती है डेमोक्रेसी में। ठीक, हम इसको 5 मार्कर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड फॉर द 5 मार्क्स टू। सो फर्स्ट है, राइट्स आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी मीन्स ऑल द पीपल आर इक्वल। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ऑल द पीपल आर इक्वल बिकॉज देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, सब एक बराबर होते हैं ना, जैसे पीएम का वोट होता है और पीएन का वोट होता है, सब एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पे राइट्स होते हैं वो डेमोक्रेसी में इसी इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दैट इफ सर्टेन पीपल आर हैविंग द राइट्स एंड सम आर नॉट हैविंग द राइट्स, देन देयर इज़ नो इक्वालिटी। वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना, तो इक्वालिटी को अगर इंश्योर करना है तो उसके लिए राइट्स जरूरी हो जाते हैं। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द इक्वालिटी। इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जरूरी होते हैं। सेकेंड है, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ देखिए कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब चूज करने के लिए क्या चाहिए, राइट टू वोट चाहिए। ओके, चेंज करने के लिए क्या चाहिए, राइट टू वोट चाहिए, और चुनने के लिए भी राइट चाहिए, राइट टू बी इलेक्टेड। तो ये जो डेमोक्रेसी में होता है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट वी नीड राइट्स। अगर सरकार को चुनना है हमें राइट चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज द गवर्नमेंट वी नीड राइट, इफ यू वांट टू चूज द गवर्नमेंट वी नीड राइट। तो यहाँ पर भी राइट चाहिए। अगर राइट्स नहीं होंगे तो हम गवर्नमेंट को कैसे चुनेंगे और कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमने चूज कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमें कोई भी तो रोक सकता है ना कि भाई आप कैसे कर रहे हो। तो हम ये बता सकते हैं ना कि हमारे पास ये राइट है। ठीक, उसके बाद थर्ड है, फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इट इज नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए वी नीड द राइट्स। डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी होंगे ना व्हेन ऑल द पीपल आर फ्री टू फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टी, फ्री टू चूज एनी पॉलिटिकल पार्टी, फ्री टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होंगे,
जब लोग फ्री होंगे भाई, अपनी मर्जी से हम पार्टी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, ओके, अपनी मर्जी से रैली कर सकते हैं, तो वो भी राइट हो गए ना, वो राइट होने ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, फिर कहानी ख़त्म, क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फोर्थ है कि वाई डू वी नीड राइट्स? राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। जो राइट्स होते हैं वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसको मेजोरिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो, ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी है वो ऑपरेश करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे माइनॉरिटी को, तो ये जो राइट्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजोरिटी कम्युनिटीज़, उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ राइट्स आर द गारंटी। राइट्स क्या होते हैं? वो गारंटी होते हैं विच कैन बी यूज्ड, वो यूज किया जा सकते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, कि अगर कुछ चीज़ें गलत होती है। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द अदर्स। जैसे मान लीजिए कि हमारी राइट्स से वो कोई छीनने की कोशिश करता है, समटाइम्स द राइट्स कैन बी वायलेटेड बाय द अदर्स, छीन सकते हैं ना हमसे, तो उस वक्त राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि व्हेन वी हैव द राइट्स वी कैन मूव टू द कोर्ट, हम कोर्ट जा सकते हैं, वी कैन अप्रोच टू कोर्ट, तो उस वक्त भी ये राइट्स ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी, वी आर हैविंग द राइट टू रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो वो राइट हमें क्या करता है कि भाई आपसे अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ कोई गड़बड़ करता है तो आप कोर्ट चले जाइए, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अदर राइट्स वी नीड दीज फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से कुछ ईजी से पॉइंट्स आपके बनते हैं कि हमें राइट्स क्यों चाहिए, ठीक। फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, फॉर टू ensure the equality, okay, for the protection of the minorities, for democratic elections, to choose our government, to change our government, for the protection of the other rights, we need these fundamental rights। इसके लिए हमें इन राइट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट मान के चलिए कि श्योर रहता है लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें आप, चाहे KVS के स्टूडेंट हो, दिल्ली स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हो, तो अगर 10 टाइम्स अगर एग्जाम हुए हैं आपके, तो लास्ट 10 ईयर्स में 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहा है। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? पहली चीज़, ये फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं ये हमें बताना है। 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। मेंशन द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए, कौन से दिए वो हमें बताने। विच फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। विच फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, 3 क्वेश्चंस इसमें आ गए एक साथ। सबसे पहले हम बताते हैं नंबर 1 कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। कि सम राइट्स विच आर फंडामेंटल और विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ आर गिवन ए स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कुछ राइट्स जो हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दी गई है। दीज स्पेशल राइट्स आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं स्पेशल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या है। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमसे पूछा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनके नेम बताने कौन कौन से। तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो PN हो, सारे एक बराबर है ना। देयर इज ए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल है, सब एक बराबर है। ऐसा नहीं कि मोदी सर वोट डालेंगे तो उनके 5000 10,000 काउंट होंगे और आपका पड़ोसी अगर डालेगा तो एक ही वोट काउंट होगा, ऐसा नहीं, सबके एक बराबर है। सो देयर इज ए राइट टू इक्वालिटी। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ राइट्स एसोसिएटेड विद द फ्रीडम। बहुत सारे वो राइट्स इसमें आ जाते हैं। राइट टू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी इसी का पार्ट आ जाता है। ओके, अलग से भी दिया गया, इसमें भी आ जाता है। तो कई सारी फ्रीडम हमें दी गई है। थर्ड जो फंडामेंटल राइट है दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि अलग से भी मेंशन किया गया। इट मीन्स दैट वी आर फ्री टू चूज और फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को ना माने, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये राइट इंश्योर करता है। ऐसे ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस ये जो राइट है, ये राइट माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दे कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व देयर ओन कल्चर और दे कैन सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जा सकता है। ओके, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, ये हमें
प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लोटेशन से। जैसे हमने बात की थी कि देयर इज ए प्रोविजन ओवर द ऑन द चाइल्ड लेबर के ऊपर रोक लगाई गई है। ऐसी ट्रैफिकिंग जो है, ट्रैफिक की हमने बात की थी, ट्रैफिक मीन्स द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। और सिक्स्थ जो राइट है दैट इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, यानी कि ये राइट क्या है, ये इन पांचों राइट को इंश्योर करता है कि अगर ये वायलेट किए जाते हैं तो हम इस राइट के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, अब इसमें थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि अगर ये राइट्स मान लीजिए कोई इनको वायलेट करता है तो हम क्या करेंगे, कौन सा राइट है जो बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि राइट इंश्योर करता है कि हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑलरेडी पहले ही पब्लिश हो चुके हैं। ओके, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लास 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च कीजिए। हाँ, कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो लास्ट ईयर या पीछे के टाइम में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो वो सभी वीडियोज़ बन चुके हैं, इससे पहले बन चुके हैं। हालांकि वीडियो ये पहले मैं पब्लिश करने वाला हूँ, तो वो भी आपके विद इन 10 डेज़ में सारे चैप्टर्स आपके आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए, ऐसा कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये जो आपके छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं मोटिवेट करते हैं, मज़ा आ जाता है कि भाई हाँ, बच्चों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ मोटिवेशनल कंटेंट भी मैं लेकर के आता हूँ। ज्योग्राफी ग्रुप में बहुत कुछ मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश किया 7 बिग मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, प्रैक्टिकल सी बात की गई है, मेरी क्लास के, मेरे आसपास के बच्चों को जो मैं देखता हूँ उनसे रिलेटेड बात की गई है। तो इस वीडियो को नहीं देखा तो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, एनर्जी फील होगी, जोश फील होगा। पढ़ने का अगर मन नहीं है तो पढ़ने का मन करेगा, प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली में वो आपको पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।